मजबूत सरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। 3 दिन के विशेष सत्र के बाद संसद का बजट सेशन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। स्पीकर ने कहा 93% रही लोकसभा की उत्पादकता। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया, गृह मंत्री ने नक्सलवाद पर सामने रखी देश की स्थिति। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने के बाद सरकार का संकल्प, महिलाओं को दिलाकर रहेंगे अधिकार। बीजेपी समेत एनडीए सांसदों का विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन। तमिलनाडु में आज चुनाव का हाई वोल्टेज कैंपेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर में करेंगे रैली, तो वहीं राहुल गांधी और स्टालिन भी करेंगे धुआंधार प्रचार। पश्चिम बंगाल में पोलिंग बूथ के आसपास होगी लक्ष्मण रेखा। 100 मीटर के दायरे में मतदाता के अलावा किसी को नहीं मिलेगी एंट्री। कल अक्षय तृतीया से उत्तराखंड में शुरू होगी 4 धाम यात्रा, तो वहीं हज के लिए देश भर से निकला जायरीनों का पहला जत्था। और ट्रंप के दावों को ईरान ने किया खारिज। कहा कहीं नहीं जाएगा ईरान का यूरेनियम। हॉर्मुज से भी अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की मांग। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 2 तस्वीरें, दोनों जो सदन हैं आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने बताया कि लोकसभा की कार्यवाही करीब 93% रही और वो सफल रही है। इस दौरान कुल 9 बिल पास किए गए, जिनमें ट्रांसजेंडर और सीएपीएफ से जुड़े जो अहम बिल हैं वो शामिल हैं। सत्र में सांसदों के 126 तारांकित सवालों के जवाब भी सरकार की ओर से दिए गए। 23 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर भी संसद में अपनी बात रखी। वहीं नक्सल समस्या पर चर्चा हुई, जिसका जवाब गृह मंत्री ने दिया और चर्चा खत्म हुई। तो संसद अनिश्चितकाल के लिए जो है वो स्थगित कर दी गई और साफ तौर पर 93% जो है लोकसभा में काम हुआ, यानी कि उसकी उत्पादकता रही। लेकिन जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक था यानी बिल था, वो पारित नहीं हो पाया। बढ़ते आगे लोकसभा में महिला, चलिए उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ। सदन द्वारा 16 अप्रैल और 17 अप्रैल 2026 को संविधान के 131वें संशोधन विधेयक 2026, संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026, परिसमन विधेयक 2026 पर चर्चा की गई। ये चर्चा 21 घंटे 27 मिनट तक चली। इसमें 131 मान्य सदस्यों ने अपने विचार किए। ये संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। सत्र के दौरान 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मान्य सदस्यों ने लोकमत के 226 मामले उठाए गए। सभा में नियम 377 के अधीन 626 मामले उठाए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में एक वक्तव्य दिया गया। माननीय सदस्य, आपके सहयोग से लोकसभा में इस सत्र की कार्य उत्पादकता 93% रही। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 121 वक्तव्य भारतीय भाषा में दिए गए, जिनका समांतर भाषांतरण सुचारू रूप से किया गया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष महिला विरोधी है। शायना ने कहा कि 27 साल तक हमने लगातार इंतजार किया और विपक्ष ने सिर्फ नाटक। राहुल गांधी की नीति, नियत
और नाटक सब लोग ने देख लिया। ये कोई डिले नहीं था, ये उनका डिज़ाइन था, जहां वो चाह रहे थे कि लोगों को गुमराह करना। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष महिला विरोधी है, और शेम ऑन यू, क्योंकि ये इतिहास बनने जा रहा था। 27 साल हमने लगातार इंतजार किया, संघर्ष किया, और आपने क्या किया? आपने सिर्फ आपकी नाटक जताई पार्लियामेंट में। नीति नियत में आपकी खोट है। वहीं राज्यसभा सांसद और लेखिका सुधा मूर्ति ने भी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के लिए नीति निर्माण बैठक का हिस्सा बनने का एक अच्छा अवसर था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सकारात्मक बदलाव किसी न किसी दिन जरूर होगा। I feel sad. It was one good chance for women to become a part of the policy making. I feel sad, but I hope that one or other day it will happen. Any social change requires time, and I'm positive one or other day it will happen. वहीं महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़ा बिल पारित न होने पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। महिलाओं का सम्मान, सभी धर्मों में महिलाओं का सम्मान है। बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, सारी जगह हर जरूरतमंद आदमी ये सोचता है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। सरकार ने ऐसा कदम उठाया था कि महिला आरक्षण, विपक्ष ने उसको जो है नहीं पास होने दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा तो यही मानना है कि महिलाओं का बराबरी का सम्मान होना चाहिए। वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि लोकसभा में ये विधेयक जो है पारित नहीं होने से ना तो दक्षिण भारत के साथ न्याय हुआ, ना ही महिलाओं के साथ। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, विपक्षी दलों को खुद से गंभीरता से सवाल करना चाहिए। उन्होंने क्या हासिल किया? ना तो दक्षिण को न्याय मिला और ना ही महिलाओं को। महिलाओं के आरक्षण विधेयक को स्थगित कर उन्होंने खेद इस पर जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की आंध्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष PVN माधव ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सांसदों ने संसद में पेश महिला आरक्षण विधेयक और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के खिलाफ मतदान किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का विरोध कर कांग्रेस ने खुद को बेनकाब कर लिया है। तो आइए आपको समझाते हैं कि कौन से थे वो 3 विधेयक जिन्हें सरकार लोकसभा से पारित करके कानून में संशोधन करना चाहती थी। तो संविधान 131वां संशोधन बिल 2026, यूटी यानी राज्य केंद्र शासित जो प्रदेश हैं कानून संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026, ये 3 वो बिल थे जिन्हें पारित करवाना चाहती थी सरकार। तो जिन विधेयकों का विपक्ष ने विरोध किया, आइए उसके बारे में आपको समझाते हैं। तो प्रस्ताव ये थे, अगर हम संविधान 131वां संशोधन बिल 2026 की बात करें तो लोकसभा की सीटों को 850 करने का प्रस्ताव था। अब इसमें जो जनसंख्या की नई परिभाषा थी, क्योंकि उसमें जो सेंसस था वो 2011 का जो जनगणना थी उसके आधार पर ये सेंसस होना था, और इसमें लोकसभा की 850 सीट का प्रस्ताव था, जिसमें खास तौर पर अगर देखा जाए तो जनसंख्या की नई परिभाषा गढ़ने का अवसर, जहां 2011 को जनगणना का आधार बनाकर ये किया जाना था। वहीं अगर हम दूसरे बिल की बात करें तो ये परिसीमन बिल था। 2011 की जनगणना के आधार पर सीट बंटवारा, परिसीमन आयोग का बनाया जाना। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, यानी कि सीमाओं का तय किया जाना एक राज्य में, और इसमें परिसीमन आयोग बनता। 2011 की जनगणना के आधार पर ये सीट बंटवारा होता। मान लीजिए कि अगर आप किसी राज्य से हैं और उस राज्य में जो वार्ड नंबर है, अगर जब डिलिमिटेशन होगा तो वहाँ की जनसंख्या के लिहाज से ये परिसीमन किया जाना था, और वो जनसंख्या का जो आधार था वो 2011 की जनगणना थी, यानी कि परिसीमन संशोधन विधेयक 2000 जब हम बात करते हैं 26 की, उस लिहाज से ये एक अहम बिल था। और जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा और ये बिल गिरा, साफ तौर पर पारित नहीं हो पाया, ये
साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो था वो एकमत नहीं था। और सुयश इस वक्त जुड़ गई हैं संसद भवन से। सुयश, जिस तरह से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने, अगर देखा जाए तो जिस महिला रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की हम बात कर रहे थे उसमें रोड़ा अटकाया, यानी कि परिसीमन पर एक फेक नैरेटिव फैलाकर, या फिर जिस तरह से जो दक्षिण राज्य के कई ऐसे हम कह सकते हैं स्टेट्स हैं उनमें डर का माहौल दिखाते हुए एक विरोधाभासी माहौल क्रिएट करने की विपक्ष ने कोशिश की है, जहां वो एक तरफ कह रहा है कि हम चाहते हैं कि महिलाएं संसद में आए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से किया गया। चल, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, इस नैरेटिव को लेकर के भी, क्योंकि एक तरीके से इसको ऐसे देखा जा रहा था सदन में कि चलिए ये इनकी आशंका है, इनका भ्रम है विपक्ष का जो उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको समझाने के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह, आपने देखा कल सदन में उन्होंने उसको पूरा साफ तौर पर अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की, सीटों के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की, और इससे एक दिन पहले भी समझाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात तो तब हो जाती है जब सदन में उनसे ये कहा जाता है कि हम इस बात पे यकीन नहीं करते कि आप 50% जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। और उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का इतना बड़ा बयान सदन में देना कि आप 1 घंटे के लिए सदन को रोकिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि मैं तो इस पर आपको लिख कर दे कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, उसके बावजूद भी विपक्ष को नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों, तो मैं बस ये, मेरा सवाल ही नहीं है, आपका नहीं है, पूरे देश की महिलाओं का ये सवाल है कि और कितनी देरी करना चाहते हैं इसको लेकर के कि जब महिला को उसका हक मिल सके। और जबकि ये ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरे सदन में खड़े होकर पूरे देश से कहा था कि ये आप महिलाओं को कुछ दे नहीं रहे, उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये महिलाओं का हक है और अब उनको मिलना चाहिए। और जिस परिसीमन की ये बात कर रहे हैं कि इसको क्यों किया जा रहा है, 2011 की जनगणना क्यों ली जा रही है, 2026 की नहीं ली जा रही है, तो ये हम सभी जानते हैं कि अगर 2026 की ली जाती तो ये 2032 तो क्या उससे आगे भी जा सकता था। क्यों देरी की जा रही है महिलाओं को उनका हक देने के लिए, और वो हक जिसकी के वो हकदार हैं, वो उसको मतलब उसको लेने के लिए डिजर्विंग है वो महिलाएं। वो महिला जो पंचायती राज में तो आप खड़ा कर सकते हैं, पंचायती चुनावों में आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जब वो सदन में खड़ी हो, आप उनके लिए नीतियां बना सकते हैं, लेकिन उन्हीं नीतियों को बनाने में अगर वो आपके बराबर खड़ी हो जाए, उसके बराबर का हक देने में आप क्यों कतरा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बिल को या इस आरक्षण को लेने की बात आंचल आप भी जानती हैं कि पहली बार की जा रही हो, इसको लेकर के 2095-96 से लगातार चलता आ रहा है, और ऐसा पहली बार हुआ 2023 में कि इसको पूरी तरीके से विपक्ष ने समर्थन के साथ में इसको कर दिया गया। लेकिन जब इसे पारित करने की बात आई, जब बात आई कि आपको यहाँ पर वोटिंग करनी है और उनका हक देना है, तो अब जिस तरीके से पीछे हटे वो पूरे देश ने देखा है। और आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो महिलाओं का जो आत्मविश्वास है, कहीं ना कहीं आपने उस पर चोट की है। महिलाओं का जो जिस खुशी को हम देख रहे थे कि पिछले 10 दिन से हम लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो जिसका सपना था कि वो अच्छा समाज में काम कर रही है, लेकिन समाज में जो कार्य करते करते अगर वो सदन में खड़ी होती है तो उसके नीति निर्माण में भी अगर वो सहायक होती है, जिसकी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि लगातार महिलाएं जिस तरीके से हमारे देश में काम करती हैं, जिस तरीके से भारत का नाम रोशन करती हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसे पूरा विश्व देख रहा है, पूरे विश्व को ये संदेश भी जा रहा है। लेकिन हमारे ही देश की कुछ पार्टियां या कहें जो विपक्ष है या राहुल गांधी के नेतृत्व में जो एक साथ से इकट्ठा होकर के महिलाओं के खिलाफ जो वोटिंग कल की गई है, यकीनन आज उसका आक्रोश आपको पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने राहुल गांधी के अगुवाई में जिस तरह से ये फैसला दिया और जो है बिल पारित नहीं हो पाया, लेकिन अगर हम इसके बाद देखें जो तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री ने भी ये कहा, किरेन रिजिजू ने, कि अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रहेगी और महिलाओं को उनका हक मिलेगा। और इसी तरह साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि हम उन्हें उनका ये हक दिला कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में ये बात हक की है।
जी बिल्कुल आंचल, अभी हमने जब बात की कमलजीत शेरावत से, बीजेपी सांसद हैं, साथ साथ बांसुरी स्वराज से भी बात की। कमलजीत शेरावत का साफ कहना था कि देखिए अब देश की जो महिलाएं हैं वो जानती, हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे थे और ये यकीनन सत्य भी है कि पिछले 11 साल से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के हक की, बालिकाओं के हक की बात करते हैं। बालिकाओं को उनके जन्म से पहले न मार दिया जाए, उसको लेकर के उनकी योजनाओं को, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से लेकर के महिला के अंतिम जो समय आता है तब तक वो खुद में आत्मनिर्भर कैसे रह सकती है, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपने आत्मविश्वास को कैसे जगा सकती है, इन तमाम सभी योजनाओं को पिछले 11 साल से हम देख रहे हैं कि वो कागजों पर नहीं है, धरातल पर उतरी है। जब राजनीतिक में उतरने की बात आई तो जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि हमारे पास उतना बहुमत नहीं था और अब बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के हक को लेकर के जो लड़ाई है वो देश जानता है। जब हम बहुमत में आएंगे तो हम इसको करेंगे। तो जो महिलाओं को लेकर के जो आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाई थी, कोशिश भी की थी, देखिए ये 3 दिवसीय सत्र जो हम लगातार कह रहे हैं ये बहुत विशेष हो जाता, इतिहास रचने वाला ये जो सत्र था ये हो सकता था। 3 ऐसे संशोधन विधेयक लाए जा रहे थे कि अगर ऐसा हो जाता तो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये 21वीं सदी का एक ऐसा संशोधन विधेयक पारित होता, ऐसा बिल पारित होता जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात हो सकती थी, इतिहास रच सकता था। लेकिन उसके ऊपर जो मंशा थी विपक्ष की, जो विपक्ष का जो जिस तरीके का उन्होंने पूरा जाल बिछाया था और अंत में जो समय था कि जिस समय उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था उस समय जिस तरीके से वो बैकफुट पे गए, यकीनन पूरे देश ने देखा। और आज की महिलाएं देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो राजनीति से हटकर करके की जानी चाहिए, क्योंकि जब एक महिला अपने घर से बाहर कदम निकालती है, बिल्कुल जिनको पार्टी लाइन से उठकर जहां हक की बात है वहाँ पर आपके इस साथ की ज़रूरत होती है। और जिस तरह से विपक्ष ने, चाहे क्या डर रहा होगा उनके मन में कि महिलाएं अगर नीति निर्माण में एक अहम पद पर आसीन होंगी तो ये देश की गरिमा, देश के विकास की इस यात्रा में हमेशा के लिए एक अनुपम अवसर होता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वहीं आप चलिए सुरेश, जाने से पहले ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से, सुरेश के पास वापस चलेंगे कुछ देर में, लेकिन लगातार जिस तरह से अब रिएक्शंस सामने आ रहे हैं और वो रिएक्शंस कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि किस तरह से जिस तरह इस बिल को विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया तो अब पूरा देश विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाएगा। और सवाल उठाना लाजमी है सुरेश, उसकी वजह ये है कि जिस वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात मैं, आप या पूरा देश करता है उसमें महिलाओं के नेतृत्व, महिलाओं की फैसला लेने की क्षमता, उस समावेशी विकास की जब हम बात करते हैं तो ये मुमकिन तब हो पाता जब राजनीति में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ता। जी बिल्कुल आंचल, और उसी प्रतिनिधित्व पे, उसी जो उसकी क्षमता है, महिलाओं की जो क्षमता है, उसी पर तो विपक्ष ने कहीं ना कहीं सवाल उठाया है। और इसीलिए न सिर्फ बीजेपी कह रही है बल्कि जैसा कि कमलजीत शेरावत से अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने साफ कहा कि हमारा तो जो दिल टूटा है वो टूटा ही है, हमने बहुत कोशिश की 3 दिन से लगातार। और देखिए ये पूरे देश ने देखा कि चर्चा की इस सत्र में कोई कमी नहीं रखी गई, रात को 1:30 बजे तक इस सत्र पर चर्चा की गई। उसके बावजूद भी आपके सवाल, आपकी मंशा क्लियर नहीं हो रही है। आप जो कह रहे हैं वो केंद्र सरकार आपके जवाब देने के लिए तैयार है। एक दिन पहले, कल जो गृह मंत्री ने बोलना था, आप सोचिए उससे एक दिन पहले भी गृह मंत्री ने इंटरवीन करते हुए उनके सवालों का जवाब दिया और साफ तौर पे ये साफ कर दिया कि जिस तरीके से ये कह रहे थे कि दक्षिण भारत की सीट में कमी आ जाएगी, उन्होंने ये भी साफ किया कि केरल में अभी 20 हैं, बढ़कर के अगर परिसीमन होता है तो ये 30 सीट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात नियत की आ जाती है आंचल, और जो महिलाओं को लेकर के, देखिए आप महिलाओं को घर में तो उनका नाम कर सकते हैं, आप उनको लेकर के ये सामने लगातार कह रहे हैं हम महिलाओं के पक्ष में हैं, महिलाओं का आरक्षण हम चाहते हैं, लेकिन जब आपके कथनी के साथ साथ करनी का जब वक्त आया तो उस वक्त आप पीछे हो गए। और ये पूरे देश ने देखा। और ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं यहाँ पर शांत होंगी, जब ये जाएंगे उनके साथ, उनसे बात करेंगे तो ये हर महिला का सवाल होगा कि जब हम आपकी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला होती है, उस महिला को आगे आने का भी मौका देना चाहिए। और वो महिला आगे आना चाहती है, आप देते तो सही। और हमारे देश की महिला, और विपक्ष के पास भी ये मौका था, हमेशा साबित किया है, बस कमी रही है तो सुरेश, विपक्ष के पास भी ये मौका था
अपनी इस विचारधारा को और मजबूती से आगे रखने का कि वो भी इस पूरे विचार के साथ एकमत हैं, समन्वय बिठाते हैं कि जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो आधी आबादी का योगदान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वहीं बात करते हैं अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की, जिन्होंने परिसीमन और संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित ना होने से राष्ट्र के साथ इसे घोर अन्याय बताया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि एनडीए का प्रस्ताव संघीय संतुलन बनाए रखने, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और छोटे राज्यों की आवाज की रक्षा करने और महिलाओं के लिए 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक ईमानदार प्रयास था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक एजेंडा दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित पर हावी हो गया। इस परिणाम का जश्न मनाने वालों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमने उचित प्रतिनिधित्व के लिए निष्पक्ष और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का जो अवसर है उसे खो दिया है। और आइए अब देखते हैं जनादेश में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से जुड़ी चुनावी खबरें। तमिलनाडु में आज हाई वोल्टेज कैंपेनिंग देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोयम्बटूर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की आज की रैली से बीजेपी कार्यकर्ताओं, खासतौर पर बूथ पर डटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। ये भी देखना होगा कि कल लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल गिरने के बाद क्या प्रधानमंत्री के चुनावी भाषण में इस बात का जिक्र होगा। क्या प्रधानमंत्री यहाँ विपक्ष के तौर तरीकों को जनता के सामने रखेंगे। तमिलनाडु जीतने के लिए चुनाव प्रचार में बड़े बड़े दिग्गज अब चुनावी मैदान पर उतर आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी आज यहां 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने के बाद कांग्रेस की ये पहली चुनावी रैली होगी। राहुल गांधी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इस दौरे को आगामी चुनावों के मद्देनजर अहम माना जा रहा है, जहां वे विभिन्न क्षेत्रों से जनता से सीधे संवाद करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार एम.के. स्टालिन ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। कल तिरुपुर जिले के कांगयम में चुनावी प्रचार उन्होंने किया, जहां उन्होंने द्रमुक गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। बात पश्चिम बंगाल की, जहां भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने उत्तर 24 परगना के जगत दल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राजेश कुमार के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी थी। समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े और सख्त कदम उठाए। पोलिंग बूथ के चारों ओर 100 मीटर का क्षेत्र सफेद चौक से चिन्हित किया जाएगा, जिसे लक्ष्मण रेखा की तरह माना जाएगा, जहां केवल मतदाताओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया बूथ के बाहर बीएलओ और सरकारी अधिकारियों द्वारा कर पाएंगे, जबकि अंदर भी अतिरिक्त जांच की व्यवस्था रहेगी। वोटर स्लिप वितरण को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई। घर घर जाकर स्लिप सीधे मतदाताओं को देने के निर्देश हैं। चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरह के फर्जी मतदान को रोकने के लिए फोटो और सूची के आधार पर कड़ी जांच की जाएगी। इसके साथ ही बॉडी कैमरा, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और सीसीटीवी निगरानी के जरिए पूरी चुनावी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखी जाएगी, ताकि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न हो पाए। तो सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी होगी। बॉडी कैमरा की भी बात की गई है। आयोग ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति, जनादेश में फिलहाल इतना ही। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। कृषि कृतामिव